नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर आरजी पाठशाला। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ भारत की राज व्यवस्था, जो कि एम लक्ष्मीकांत जी की द्वारा लिखित पुस्तक है। यहाँ पर मैं उसी पुस्तक से संबंधित अध्याय 5 संघ व क्षेत्र, इस अध्याय के नोट्स तैयार किए मैंने। मैं आपको आज इन नोट्स की व्याख्या करूंगी व समझाऊंगी, ताकि जब यूपीएससी के एग्ज़ाम आपके सिर पर हों तो आपको किताब ना खोलनी पड़े, आप नोट्स अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो अब आज मैं आपको करवा रही हूँ इस चैप्टर को, संघ व इसके क्षेत्र, संघ व इसका क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि संविधान के भाग 1 के अंतर्गत इस अध्याय में सिर्फ मैं आपको अनुच्छेद बताऊंगी 1 से 4 अनुच्छेद तक क्या क्या व्याख्या की गई है। कि संविधान के भाग 1, जो संविधान का भाग 1 है, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ व इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। संघ व इसके क्षेत्रों की, तो अनुच्छेद 1 में ये अभी मैं आपको बता रही हूँ। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा, और दूसरे देश को संघ बताया गया इसको, ताकि संविधान का ढांचा संघात्मक है। यद्यपि हमारे देश का ढांचा संघात्मक है और इस देश को संघ बताया गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार राज्यों का संघ को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के 2 कारण हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये कहा है कि राज्यों को संघ जो है उसको संघीय राज्य के स्थान पर जो महत्व दिया गया है, इसके 2 कारण हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे कि अमेरिकी संघ में है। और राज्यों को संघ से विभक्त होने का, यानी कि जितने भी हमारे भारत के राज्य हैं वो संघ मीन्स भारत से उनको विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है, अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। यह संघ है, यह विभक्त नहीं हो सकता। पूरा देश हमारा एक है, जो पूरे विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। हमारा पूरा देश एक है, और जितने भी राज्य हैं वो सिर्फ उनको इसीलिए अलग अलग कर रखा है ताकि प्रशासन को आसानी से चलाया जा सके। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को कितने श्रेणियों में बांटा गया? 3। राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र, और तीसरा ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है। ठीक है, राज्यों व संघ शासित राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। जितने भी राज्य हैं, संघ शासित राज्यों के नाम हैं, उनके क्षेत्र, उनके विस्तार को जो संविधान की पहली अनुसूची है उसमें बताया गया। इस समय हमारे देश में कितने राज्य हैं? 29 राज्य हैं व 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। कितने केंद्र शासित क्षेत्र हैं? 7। राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होती है। यानी कि जो संविधान की उपबंध की जो व्यवस्था है और जितने हमारे देश के राज्य हैं सबके ऊपर एक जैसे लागू होती है। और 5वीं व 6ठी अनुसूची राज्य के भीतर अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध, यानी कि हमारे संविधान की जो 5वीं 6ठी अनुसूची है उसमें हर राज्य में जितने भी अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों उनके प्रशासन के लिए विशेष उपबंध कर रखा है संविधान में। और संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं, वे केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार भी हैं। केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में वो हिस्सेदार भी हैं। दूसरी तरफ संघ शासित केंद्र व केंद्र द्वारा अधिकृत क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। यानी कि जितने भी संघ शासित केंद्र हैं, और केंद्र ने इस पॉइंट को समझना कि जितने भी संघ शासित केंद्र हैं वो क्षेत्र जिनके ऊपर केंद्र ने अपना अधिग्रहण कर रखा है उनके ऊपर सीधा किसका प्रशासन होता है? केंद्र सरकार का। और छठा पॉइंट है इसी का ही, अभी मैं आपको अनुच्छेद 1 का ही बता रही हूँ सारा, कि किस तरीके से अनुच्छेद 1 में राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, इनके बारे में बता रही मैं। और इसमें छठा पॉइंट है कि एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। यानी कि भारत क्या है? हमारा संप्रभु राज्य है, इसीलिए भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जितने भी विदेशी क्षेत्र हैं उनका भी अधिग्रहण कर सकता है। उदाहरण के लिए भारत ने संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया। ठीक है, जैसे कि दादरा व नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी व सिक्किम, इनका भारत ने अधिग्रहण किया था। ये मैंने आपको बताया अनुच्छेद 1। अब मैं आपको बता रही हूँ अनुच्छेद 2 में
अनुच्छेद 2 में किसकी व्याख्या की गई है। अब मैं आपको बता रही हूँ, अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति, इस अनुच्छेद 2 सिर्फ संसद के लिए है कि अनुच्छेद 2 में संसद को क्या शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि नए राज्यों को भारत में शामिल करें। इट मीन्स यह संसद को अधिकार है कि वह नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल कर सकती है, और नए राज्यों को गठन करने की शक्ति भी किसके पास है, संसद के पास है। अर्थात पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है, यानी कि जो नए राज्य बनना चाहते हैं उनको बनाने का अधिकार राज्यों के हैं, और दूसरी शक्ति नए राज्यों जो अस्तित्व में नहीं है के गठन को लेकर है। अर्थात अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं उनके प्रवेश व गठन से संबंधित है। इसका मतलब क्या है, अनुच्छेद 2 में सिर्फ आपने एक बात पर ध्यान देना है कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करे, उनका गठन करे और उनका प्रवेश करे, यानी कि उनके सीधे उन राज्यों को प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है, उनका गठन करे। इसका मतलब क्या है कि पहली जो अनुच्छेद 2 है वो नए राज्यों के प्रवेश और गठन से संबंधित है। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश व गठन से संबंधित है, और प्रवेश और गठन करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। अब मैं आपको करा रही हूँ अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। अर्थात अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करते हैं। पुनर्सीमन यानी कि उनकी सीमा को दोबारा से निर्धारित करना। तो अनुच्छेद 3 में किस चीज़ पर जोर दिया गया है कि नए राज्यों का निर्माण करना या फिर जो वर्तमान राज्य हैं उनकी सीमा में परिवर्तन करना। तो इसमें राज्य के पुनर्गठन संबंधी संसद के पास क्या पावर है। अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार देता है कि किसी भी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्य के भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि संसद को ये अधिकार है कि अनुच्छेद 3 संसद को ये अधिकार देता है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग भी कर सकते हैं, दो राज्यों को मिला भी सकते हैं और नए उन दो राज्यों को मिलाकर जो नए राज्य का निर्माण भी कर सकता है। और दूसरा इनको क्या अधिकार दे रहा है संसद को कि किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा भी सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा भी सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन भी कर सकती है। ये सब अधिकार किसको दे रखा है, संसद को दे रखा है। ठीक है, ये मैं आपको अनुच्छेद 3 बता रही हूँ मैं कि अनुच्छेद 3 में जो संसद है वो राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकती है, उनकी सीमा में भी परिवर्तन कर सकती है, उनके क्षेत्र घटा सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है। इन सब बातों के संबंध में अनुच्छेद 3 में 2 शर्तें हैं। जितना मैंने बताया ना आपको संसद को जो अधिकार हैं, तो अनुच्छेद 3 में 2 शर्तें और रखी गई हैं कि उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। देखो, जो मैंने अभी आपको ऊपर परिवर्तन बताया ना कि संसद जो है राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, परिवर्तन कर सकती है, सीमाओं में नाम परिवर्तन कर सकती है। तो जितने भी परिवर्तन से संबंधित कोई भी अध्यादेश है तो राष्ट्रपति पहले अपनी मंजूरी देगा, उसके पश्चात ही संसद में पेश किया जा सकता है। और संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं ना, वो राज्य के विधानमंडल से भी मत लेता है, उनके पास भेजता है। यह मत और ये निश्चित सीमा के अंदर दिया जाना चाहिए, यानी कि एक समय सीमा होती है, उस समय सीमा के अंदर विधानमंडल को अपना मत देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त संसद के नए राज्यों के निर्माण करने की शक्ति में किसी राज्य या संघ क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ क्षेत्र में मिलाकर या नए राज्यों को क्षेत्र में मिलाकर या नए राज्य या संघ क्षेत्र का निर्माण भी सम्मिलित है। वही मैंने जो पहले बताया है कि संसद जो है किसी नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है। और इसी में अभी मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन सी और शर्तें हैं। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। देखो, राष्ट्रपति या संसद जो है वो जो मैंने बोला ना भी राज्य विधानमंडल के मत जानने के लिए भेजते हैं समय सीमा के अंदर, तो जो विधानमंडल अपना मत देते हैं राज्यपति या संसद उस मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात वह इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है भले उसका मत समय पर आ गया हो। अगर राज्य विधानमंडल ने अपने राज्य से संबंधित कोई मत दिया भी है और समय पर आ भी गया है तो मर्जी है राष्ट्रपति या संसद की कि वह उस मत को माने या ना माने। तो अगर कोई संशोधन करना है तो संशोधन संबंधी अध्यादेश के संसद में आ जाने के बाद हर बार राज्य के विधानमंडल के लिए नया संदर्भ बनाना जरूरी नहीं होता।
कि हर बार राज्य के विधानमंडल के पास भेजा जाए या नया संदर्भ बनाया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। संघ क्षेत्र के मामले में संबंधित विधानमंडल के संदर्भ में कोई आवश्यकता नहीं, संसद जब उचित समझे स्वयं कदम उठा सकती है। यानी कि विधानमंडल के से हर समय परमिशन लेना या उनसे उनकी राय जानना संसद के लिए जरूरी नहीं होता। संसद जब उचित समझे संसद स्वयं भी कदम उठा सकती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। तो इस अध्याय में मैंने आपको अनुच्छेद 2 में जो बताया ना, अनुच्छेद 3 में बताया कि संसद पर पावर है, संसद पर पूरी पावर है। संसद जो है भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है और इस तरह संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्यों के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता यानी कि क्षेत्रों को या राज्यों के अस्तित्व की कोई गारंटी नहीं दी गई है। इस तरह भारत को सही कहा गया है विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। भारत को क्या कहा गया? विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। इसका मतलब है कि जितने भी राज्य हैं, एक तो वो संघ से अलग नहीं हो सकते, विभक्त नहीं हो सकते, तो ये अविभाज्य संघ यानी कि ये संघ से इनका विभाजन नहीं किया सकता, अलग नहीं हो सकते, विभक्त राज्य का अविभाज्य संघ इसको कहा गया है। भारत को संघ सरकार राज्यों को समाप्त कर सकती है, जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती। देखो, ये मैंने आपको पहले बताया है, अगर किसी राज्य को समाप्त करना है तो ये संघ सरकार के यानी कि संसद के पास ये शक्ति है कि वह राज्यों को समाप्त कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती। जैसे कि अमेरिकी संघीय सरकार नए राज्यों के निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन बिना संबंधित राज्यों की अनुमति के नहीं कर सकती। देखो, अमेरिका में क्या है, जो संघ सरकार है वो राज्यों की अनुमति के बिना नए राज्यों के निर्माण या उनके सीमाओं में परिवर्तन नहीं कर सकती। इसीलिए अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया, अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। और हमारे भारत में क्या कहा गया? भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। तो संविधान, ये मैंने आपको बताया संविधान 3 बताया, अनुच्छेद 3 बताया। अब मैं आपको बता रही हूँ अनुच्छेद 4। संविधान अनुच्छेद 4 में स्वयं यह घोषणा करता है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों, नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में बताया मैंने आपको। देखो, संविधान 4 में मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ, अनुच्छेद 4 में स्वयं संविधान यह घोषणा करता है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, जो मैंने आपको अनुच्छेद 2 में बताया है, और नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों, नामों में परिवर्तन वो अनुच्छेद 3 में बताया है। तो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत या साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। अगर किसी राज्य, देखो इसमें कानून नहीं बनाने होते, अगर नए राज्यों का निर्माण करना है, सीमाओं में परिवर्तन करना है, क्षेत्रों का सीमा निर्धारण करना है, नाम में परिवर्तन करना है, तो इस तरह ये सब करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जाएगा, बल्कि साधारण बहुमत या साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा भी पारित किया जा सकता है। दूसरी तरफ 1969 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की थी कि भारत व अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। मतलब कि उच्चतम न्यायालय ने भी यह व्यवस्था कर रखी है कि भारत और अन्य देश के बीच अगर सीमा निर्धारण संबंधित कोई विवाद है तो उसके लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। यह कार्यपालिका द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है कि भारत क्षेत्र को विदेश में शामिल कर दिया जाए, क्योंकि 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 215 को इसीलिए अधिनियमित किया गया है कि भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण किया जाए, जबकि कुछ अन्य भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया गया। यानी कि संशोधन अधिनियम 215 में 100वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें यह कहा गया है कि भारत जो कुछ भूभाग का अधिग्रहण कर सकते हैं, लेकिन कुछ अन्य भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया गया। ये 2015 में संशोधन किया गया था। इस लेन देन में भारत ने 111 विदेशी अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया, जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतर क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। ये सब जो है अनुच्छेद 4 में आ रहा है आपका। असीमांकित जमीनी सीमा जिसकी कोई सीमा नहीं है, प्रतिकूल कब्जे वाले भूभाग, अंत क्षेत्रों के आदान प्रदान को विकसित कर 6 सितंबर 2011 को एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर
इसका मैं दोबारा से बता रही हूँ, असीमांकित जमीनी सीमा वो जमीनी सीमा जिसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है और जिसके ऊपर गलत तरीके से जमीन प्रतिकूल कब्जे वाले भूभाग, यानी कि जो गलत तरीके से भूमि पर कब्जा किया गया है, अंत क्षेत्रों का आदान प्रदान को विकसित करके 6 सितंबर 2011 को एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया गया कि जो असीमांकित जमीनी सीमा पर अधिकार किया गया था, तो इस मुद्दे को हल करने के लिए प्रयास किया गया, जो कि भारत बांग्लादेश के बीच जमीनी सीमा समझौता 1974 का अभिन्न हिस्सा है। इस प्रोटोकॉल को असम, मेघालय, त्रिपुरा व पश्चिमी बंगाल राज्य सरकारों के सहयोग व सहमति से तैयार किया गया था। मतलब कि इस प्रोटोकॉल को किस राज्य की सरकारों ने तैयार किया था? असम ने, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि नेक्स्ट हेडिंग है केंद्र शासित प्रदेशों व राज्यों का उद्भव, कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश थे और कैसे नए राज्यों का उदय हुआ। सबसे पहले इसका पहला आपका टॉपिक है देशी रियासतों का एकीकरण। देशी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स। अंग्रेजों के समय में कुछ रियासतें ऐसी थी जो कि अंग्रेजों की समर्थक थे। तो आज़ादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों को 2 श्रेणियां थीं। ध्यान सुनना, जब हमारे देश की आज़ादी मिली थी उस भारत के राजनीतिक इकाइयों की 2 श्रेणियां थी। एक थे ब्रिटिश प्रांत और एक थे देशी रियासतें। ब्रिटिश प्रांत में क्या आता है? ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन, अर्थात भारत के वो राज्य जिनके ऊपर सीधा ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था। और देशी रियासतें राज्य के राजा के शासन के अधीन। जो देशी रियासतें थी वो राजा के शासन के अधीन थी और जो ब्रिटिश प्रांत थे वो ब्रिटिश सरकार उनके ऊपर जो है पूरा कब्जा था उनका। लेकिन ब्रिटिश राजशाही से संबंध भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 स्वतंत्र व पृथक प्रभुत्व वाले देश को पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। देखो मैं आपको एक बार इसको दोबारा क्लियर कर रही हूँ कि राजनीति जब हमारे देश को आज़ादी मिली उस समय राजनीतिक इकाइयाँ 2 भागों में बटी हुई थी, ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें। ब्रिटिश प्रांत में हम ये कहेंगे कि भारत जो है ब्रिटिश सरकार के अधीन था, लेकिन भारत देश में कुछ राज्य ऐसे थे, कुछ रियासतें ऐसी थी जो अंग्रेजों के समर्थक थे, उनको कहा जाता है देशी रियासतें। ठीक है। जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो उस समय हमारा जो हिंदुस्तान था 2 स्वतंत्र पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। और उस समय जो देशी रियासतें थी, देखो मैंने जो आपको ब्रिटिश प्रांत बताया ना, ब्रिटिश प्रांत में तो पूरा भारत, ब्रिटिश प्रांत में तो क्या आएगा, ब्रिटिश सरकार के अधीन शासन था, तो भारत को आज़ादी मिल गई थी। लेकिन जो देशी रियासतें थी, अब उनके ऊपर ये प्रश्न लगाया गया, देशी रियासतों के सामने 3 विकल्प दिए गए आज़ादी के समय पर कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग कर दिए गए थे। अब जो देशी रियासतें थी अब वो क्या करें, वो कहाँ जाएं? तो उनके सामने सरकार ने 3 विकल्प रखे। ये कहा कि या तो आप भारत में शामिल हो, क्योंकि जिन अंग्रेजों की वो जी हजूरी करते थे, जिन अंग्रेजों के समर्थक थे, वो उन्होंने तो आज़ादी दे दी, वो तो चले गए यहाँ से। अब देशी रियासतें क्या करें? तो देशी रियासतों के सामने 3 विकल्प दिए गए कि या तो वो भारत में शामिल हों, या पाकिस्तान में शामिल हों, या फिर स्वतंत्र नए राज्य का अलग से निर्माण करें। ये 3 विकल्प किसने दिए? अंग्रेजों ने दिए। उस समय हमारे देश में अंग्रेजों के समय में 552 देशी रियासतें थी। तो 552 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थी, तो भारत में थी वो सारी। 549 भारत में शामिल होगी। ध्यान से सुनना समझिए, 552 जो देशी रियासतें थी उन 552 में से 549 तो भारत में शामिल हो गई थी, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जो उस समय भारत में शामिल नहीं हुई थी। वो रियासतें कौन सी थी? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ठीक है। इन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया, जबकि कुछ समय बाद इन्हें भी भारत में मिला दिया गया। शुरू में इन्होंने इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में इनको भी भारत में मिला दिया गया। और इनको मिलाने का जो श्रेय जाता है हमारे देश के जो उस समय आज़ादी के समय में जो हमारे गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने ये सब कार्य किया था, ये सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। तो बाद में इन्हें भी भारत में मिला लिया गया। तो हैदराबाद को मिलाया गया पुलिस कार्यवाही द्वारा, जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया जनमत, यानी कि वहाँ की जनता नहीं चाहती थी कि जूनागढ़ जो है वो पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र, वो भारत में शामिल होना चाहती थी वहाँ की जनता। तो जूनागढ़ को जनमत द्वारा भारत में मिला दिया गया। और जो कश्मीर को मिलाया गया वो मिलाया गया विलय पत्र के द्वारा। विलय पत्र का मतलब क्या था कि जब हमारे बंटवारा हुआ था उस समय कश्मीर जो भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब कश्मीर पर पाकिस्तान ने कब्जा आक्रमण किया उस समय कश्मीर के राजा जो हरि सिंह थे उन्होंने भारत से मदद मांगी। भारत ने कहा कि ठीक है, सेना की मदद मांगी ना उन्होंने, तो भारत सरकार ने कहा कि हम एक शर्त पर तुम्हारी मदद
मदद करेंगे यदि तुम हमारे भारत में मिलने के लिए तैयार हो जाओ। तो उस समय कश्मीर की जनता भी पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहती थी और वो भी स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो कश्मीर के राजा हरि सिंह ने ये शर्त मान ली, कुछ शर्तों को छोड़कर, जो कुछ इनकी 9 शर्तें थी, जिसमें कश्मीर ने कहा कि इन मामलों में मुझे जो है स्वतंत्र रखा जाए और इन मामलों में केंद्र सरकार की बातें हमारे राज्य पर, हमारे देश पर नहीं होगी। इसीलिए कश्मीर का अलग से संविधान बनाया गया और एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए और कश्मीर को भारत में विलय कर दिया गया। मतलब उसमें वहाँ के राजा ने हस्ताक्षर किया ताकि जो है बाद में ये किसी चीज़ का कोई क्लेम ना करें। तो इस तरीके से बाद में हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को इस तरीके से भारत में मिला दिया गया। तो हैदराबाद को मिला है पुलिस कार्रवाई द्वारा, जूनागढ़ को मिला है जनमत के द्वारा और कश्मीर को मिला है विलय पत्र के द्वारा। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट है धन आयोग व JVP समिति। धन आयोग व JVP समिति, इसका ध्यान सुनो इसको। देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण अस्थायी था। देशी रियासतों का शेष भारत, यानी कि जो देशी रियासतें थी ये भारत में इनका एकीकरण तो कर दिया गया, लेकिन वो अस्थायी था क्योंकि इस देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से दक्षिण से उठने वाली मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। मैंने बताया ना कि देशी रियासतों को भारत में मिला दिया गया, ये मिल तो गए थे लेकिन इनका एकीकरण होना एक अस्थायी था क्योंकि इस देश के जितने विभिन्न भाग थे, खासतौर से दक्षिण से, ये मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। मिल तो गए थे लेकिन अपने राज्यों का निर्माण करना चाहते थे भाषा के आधार पर। जून 1948 में भारत से सरकार ने SK धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। SK धर जो थे ना, उनको अध्यक्ष बनाया गया भाषाई प्रांत आयोग और ये कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए इस मुद्दे पर। फिर जो भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की गई, भाषाई आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1948 में पेश की तथा आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए। यानी कि SK धर ने ये कहा कि जो राज्यों का पुनर्गठन वो भाषा के आधार पर ना की जाए बल्कि प्रशासन के आधार पर किया जाए। और जब उन्होंने ये कहा तो इससे पूरे देश में बहुत ज़्यादा अत्यधिक असंतोष फैल गया। तो जिसके परिणामस्वरूप कांग्रेस द्वारा 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। देखो SK धर द्वारा जो समिति बनाई गई वो तो नहीं माना गया क्योंकि उन्होंने भाषा के आधार के बजाय उन्होंने प्रशासन के आधार पर बताया, उससे लोगों में काफ़ी असंतोष फैल गया। तो उसके बाद कांग्रेस सरकार ने दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया। इस भाषाई प्रांत, पहले वाले में समिति का नाम था पहले वाली समिति का मैंने आपको क्या नाम बताया है, भाषाई प्रांत आयोग। ये जब नहीं माना गया, बाद में कांग्रेस ने बनाई भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। पहले आयोग की नियुक्ति की गई, उस आयोग के अध्यक्ष बनाया गया SK धर। जब वो बात नहीं मानी गई उनकी, बाद में बनाया गया भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया और इस समिति में 3 नेता शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया, जिसे JVP, जवाहरलाल से J, वल्लभ भाई पटेल से V और पटाभी सीतारमैया से P, ठीक है, JVP समिति के रूप से जाना जाता है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की 1949 में, क्योंकि इसकी स्थापना की गई थी दिसंबर 1948 में। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट की, इस समिति ने रिपोर्ट दी 1949 में पेश की और इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए। यानी कि इस समिति ने भी राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा को मानने से मना कर दिया। इन्होंने मना कर दिया कि राज्यों का पुनर्गठन जो है भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। फिर अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को मजबूरन भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि कोई भी राज्य मानने के लिए तैयार नहीं था। जितने भी प्रिंसली स्टेट थी, देशी रियासतें थी, उनमें से अधिकतर ने क्या कहा, अपने राज्यों को भाषा के आधार पर गठन करने के लिए मजबूर किया। मजबूरन भारत सरकार को 1953 में भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा। तो सबसे पहला राज्य जो बना भाषा के आधार पर वो क्या बना था, आंध्र प्रदेश। जब मद्रास से तेलुगु भाषा क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। मद्रास से जो तेलुगु भाषा क्षेत्र थे ना, उनको अलग करके आंध्र प्रदेश का अलग से निर्माण कर दिया गया भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर।
ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आएगा फजल अली आयोग। वो क्या थी फजल अली आयोग? अब देखो मैंने आपको बताया JVP बताया ना मैंने आपको, ये समिति थी, तो इन्होंने मना कर दिया। एंड में भारत सरकार ने 1953 में जो है पहला राज्य बनाया आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर। अब फजल अली, अब आंध्र प्रदेश के निर्माण से बाकी राज्यों से भी मांग उठने लगी। अब नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ फजल अली आयोग। फजल अली आयोग क्या था? आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग, जैसे आंध्र प्रदेश का निर्माण कर दिया गया ना, तो अन्य क्षेत्रों में भी यह मांग उठने लगी कि भाषा के आधार पर उनके राज्यों का भी निर्माण किया जाए। इसके कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा। 1953 में, दिसंबर 1953 में उन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की और उसके अध्यक्ष थे फजल अली आयोग। जैसे मैंने आपको भी बताया ना कि भाषा के आधार पर मैंने आपको बताया था भाषाई प्रांत आयोग SK धर की अध्यक्षता में, ऐसे ही 1948 में पहले किया था। अब 1953 में सरकार ने क्या किया? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की और उनके अध्यक्ष थे फजल अली। इसने अपनी रिपोर्ट, फजल अली ने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात को स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। ये सब किसने कहा था? राज्य पुनर्गठन आयोग ने। उन्होंने ये कहा था, जिनके अध्यक्ष थे फजल अली, उन्होंने 1953 में इसकी स्थापना की गई राज्य पुनर्गठन आयोग की और उनके अध्यक्ष थे फजल अली। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1955 में और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। एक राज्य एक भाषा, इस आयोग ने ये कहा कि एक राज्य एक भाषा ये सिद्धांत नहीं होना चाहिए। इसका मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्धारण में भारत की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए कि भारत एक होगा, ठीक है, और एक राज्य एक भाषा, यानी कि एक राज्य की एक भाषा नहीं, ठीक है, वहाँ की भाषा को महत्व दिया जाए, लेकिन जो पूरे देश की भाषा होगी, पूरे देश की एकता है, उसको मेन प्रमुखता दी जानी चाहिए। तो समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की। उन्होंने ये कहा कि राज्यों का पुनर्गठन तो किया जाए, लेकिन इन बातों को ध्यान में रखकर। वो 4 बातें कौन सी थी? एक तो देश की एकता और सुरक्षा का संरक्षण हो, ना तो देश की एकता को नुकसान हो ना ही सुरक्षा को, और भाषाई व सांस्कृतिक एक रूपता बनी रहे। वित्तीय व आर्थिक प्रशासनिक, मतलब देश की वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति और वे प्रशासनिक कार्य सही ढंग से हो, और प्रत्येक राज्य व पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजनाएं हो। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, देखो इन्होंने पहले इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, उसके बाद जब तक कोई चीज़ नियम नहीं बनता तब तक वो लागू नहीं होती वो वाली बात। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बन गया था के द्वारा कुछ को पड़ोसी राज्यों के साथ मिला दिया गया और कुछ को संघ शासित क्षेत्रों के साथ पुनः स्थापित किया गया। तो परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। ये सब कब किया गया था? 1956 में। ये किसके द्वारा किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। तो 14 राज्यों का निर्माण किया गया और 6 केंद्र शासित राज्यों का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, अब हम आयोग नहीं कहेंगे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कोचीन राज्य के त्रावणकोर, मद्रास राज्य के मालाबार और दक्षिण कन्नड़ के कंसरगोड को मिलाकर एक नया राज्य केरल स्थापित किया गया। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इस अधिनियम के द्वारा किस तरीके से किस राज्य को कैसे बनाया गया। केरल को बना दिया। अब उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के द्वारा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा ही हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य प्रदेश में मिलाकर एक नए राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई। मध्य भारत राज्य, विंध्य प्रदेश राज्य तथा भोपाल राज्यों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया और सौराष्ट्र और कच्छ राज्यों को बॉम्बे राज्य में, कुर्ग राज्यों को मैसूर में, पटियाला व पूर्वी पंजाब को पंजाब राज्य व अजमेर राज्य को राजस्थान राज्य में विलय कर दिया गया। इस तरीके से इन्होंने अलग राज्यों का निर्माण किया। अब मैं आपको बताऊंगी 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य हैं।
1956 के बाद और कौन कौन से नए राज्य बनाए गए। 1956 में व्यापक स्तर पर राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक विभेदता और राजनीतिक दबाव के चलते परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। यानी कि 1956 में अलग राज्यों के 1956 में व्यापक स्तर पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, पुनर्गठन के बावजूद देश में, पूरे देश में राजनीतिक मानचित्र में व्यापक विभेदता थी, राजनीतिक दबाव था, जिसकी वजह से बाकी परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस की गई। अर्थात भाषा या सांस्कृतिक एकरूपता या अन्य कारणों के चलते दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों की मांग उठी। जैसे मैंने बताया ना, अभी अब इन राज्यों का अलग निर्माण किया गया, धीरे धीरे बाकी राज्यों से भी अलग राज्यों की मांग उठी। जैसे कि महाराष्ट्र व गुजरात। 1960 में द्विभाषीय राज्य मुंबई को दो पृथक राज्यों में विभक्त कर दिया गया। मुंबई को दो पृथक राज्यों में विभक्त कर दिया गया, महाराष्ट्र मराठी लोगों के लिए और गुजरात, ये पहले इकट्ठे थे, तो 1960 में इनको अलग अलग कर दिया गया, महाराष्ट्र और गुजरात को। महाराष्ट्र मराठी लोगों के लिए, गुजरात गुजराती भाषी लोगों के लिए। तो इनका भाषा का तो आधार बनाया गया ना इन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग, भाषा आयोग के द्वारा। तो भाषा के आधार पर इनको अलग अलग बना दिया गया, दो राज्यों को बना दिया गया। गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य था। गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य था। ऐसे दादरा और नगर हवेली 1954 में इसके स्वतंत्र होने से पूर्व यहाँ पुर्तगाल का शासन था। 1961 तक यहाँ लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता रहा और 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। और ऐसे गोवा, दमन, दीव है 1961 में पुलिस कार्यवाही के माध्यम से भारत में इन 3 क्षेत्रों को अधिकृत कर दिया गया। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया, गोवा व दमन द्वीप को। बाद में गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया 1987 में, लेकिन दमन द्वीप जो है वो हमारे संघ शासित क्षेत्र हैं। इस तरह दमन व द्वीप को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब आगे पुडुचेरी का क्षेत्र पूर्व फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत के सुपुर्द कर दिया। 1962 तक इसका प्रशासन अधिकृत क्षेत्र के चलता रहा, भारत में इसका शासन था। फिर इसे 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे भी संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। अब नागालैंड, ये सारे मैं बता रही हूँ किस किस तरीके से इन राज्यों को अलग राज्य बनाया गया। नागालैंड जो 1963 में नागा पहाड़ियों व असम के बाहर के त्वेन सांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया। नागालैंड को भारतीय संघ के 16वें राज्य का दर्जा देने से पूर्व यह असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया था। यानी कि 1963 में नागालैंड का निर्माण किया गया, लेकिन पहले ये 16वां राज्य था। उससे पहले, स्वतंत्र होने से पहले, अलग राज्य बनाने से पहले असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया था इसको। बाद में इसको आज़ाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया गया। अब मैं आपको बताऊँगी हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश ये कैसे अलग राज्य बने। 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा, व पहले पंजाब और हरियाणा दोनों इकट्ठे थे, तो 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा व केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया था। देखो पंजाब और हरियाणा दोनों का अलग है एक ही दिन में, तभी इनका जो है वो यही दिवस मनाया जाता है। हरियाणा और पंजाब 1966 में अलग हुए थे दोनों, और इन दोनों की राजधानी एक ही चंडीगढ़। शाह आयोग 1966 की सिफारिश पर पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित किया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा भाषा को राज्य का आधार बनाया गया था, लेकिन देश की एकता को, सुरक्षा को बिना नुकसान पहुंचाए। इससे लगे जो पहाड़ी क्षेत्र था उसको केंद्र शासित राज्य हिमाचल प्रदेश का रूप दिया गया। 1971 में संघ शासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को, पहले संघ शासित था, बाद में इसको भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, भारत का 18वां दर्जा दिया गया। अब आपका मणिपुर, त्रिपुरा व मेघालय, इनको कैसे बनाया गया। 1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन आए काफ़ी। अब पूर्वोत्तर का बता रही हूँ, पूर्व के जो रहे थे 1972 में आए थे। पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में क्या परिवर्तन है कि 2 केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर व त्रिपुरा तथा उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा मिल गया इनको। इसके अलावा 2 संघ शासित प्रदेशों मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश, जिसको पहले नेफा कहते थे, ये प्रदेश भी अस्तित्व में आ गए। इसके साथ ही भारत के राज्यों की संख्या 21 हो गई और 22वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मेघालय को भी स्वायत्त शासित राज्य बना दिया गया। मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेशों को असम क्षेत्र से पृथक कर दिया गया। तो इस तरीके से सारे राज्य अलग अलग हो गए। अब मैं बताऊंगा कि सिक्किम कैसे बना अलग राज्य। 1947 तक सिक्किम जो है भारत का एक शाही राज्य था।
भारत का एक शाही राज्य था जहाँ चोग्याल का शासन था 1947 तक। जब भारत आज़ाद मिले ना, भारत को आज़ादी मिली, तब तक जो है सिक्किम जो है भारत का एक शाही राज्य था और यहाँ पर चोग्याल राजा का शासन था। 1947 में जैसे ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ, सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया। सिक्किम को सिक्किम की रक्षा करने की जिम्मेदारी भारत को दे दी गई। भारत सरकार ने सिक्किम की रक्षा, विदेशी मामले व संचार का उत्तरदायित्व मिला सिक्किम का। 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई। बाद में संसद द्वारा, तो भारत ने ये कहा कि सिक्किम को उसमें मिला दिया जाए भारत में, तो बाद में मतलब सिक्किम को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। तो बाद में संसद द्वारा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 लागू किया गया। इसके द्वारा सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा भी मिल गया। 1975 में जनमत के दौरान उन्होंने चोगाल के शासन को समाप्त करने के लिए मत दिया। इस तरह 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के प्रभावी होने के बाद सिक्किम को भी भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया। अब मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इनको कैसे राज्य बनाया गया? 1987 में भारतीय संघ में 3 नए राज्य हैं, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिज़ोरम 23वां राज्य है, अरुणाचल प्रदेश 24वां और गोवा 25वां। 23वें, 24वें, 25वें ये राज्य यूरोप में आए। संघ शासित प्रदेश मिज़ोरम को पूर्ण राज्य बनाया गया। यह निर्माण 1986 में एक समझौते के आधार पर हुआ, जिस पर भारत सरकार व मिज़ो नेशनल फ्रंट ने भी हस्ताक्षर किए। और ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में 1972 में संघ शासित प्रदेश बना। संघ शासित प्रदेश गोवा, दमन द्वीप से गोवा को भी पृथक अलग राज्य है, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ मैं। अब आपको बताऊँगी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये नए राज्य कैसे बने। सन 2000 में छत्तीसगढ़ को किससे पृथक किया गया? मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड को किससे पृथक किया गया? उत्तर प्रदेश से। ये पहले सारे जैसे छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश में था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था, झारखंड बिहार में था, लेकिन प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से इनमें से इनको निकालकर अलग कर दिया गया। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, झारखंड बिहार से पृथक करके नए राज्य के रूप में इनको मान्यता दी गई। ये तीनों नए राज्य भारतीय संघ के 26वें, 27वें, 28वें राज्य बने। लास्ट आपका है तेलंगाना। मई 2014 में तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश राज्य के भूभागों को काटकर 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य के भूभागों को काटकर उसका अलग राज्य बनाया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 ने आंध्र प्रदेश को अलग राज्यों में बांट दिया। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना और हैदराबाद जो है, इन दोनों राज्यों की, हैदराबाद जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनाया गया। जैसे पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, ऐसे ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की दोनों की राजधानी एक ही हैदराबाद है। और इस प्रकार आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम बदलकर हैदराबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया। यानी कि जो आंध्र प्रदेश में जो हाई कोर्ट है वो राज्य आंध्र प्रदेश के राज्य के नाम से नहीं है, वो उसकी कैपिटल जो हैदराबाद उसके नाम से हैदराबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया। इस प्रकार राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों की संख्या 1956 में क्रमशः 14 व 6 से, यानी कि जब राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई उस समय राज्य 14 थे और केंद्र शासित प्रदेश थे 6। अब जो है इस समय 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित राज्य हैं। अब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से इनके नामों में परिवर्तन किया गया। कुछ राज्य व संघ शासित क्षेत्रों के नामों में भी परिवर्तन किया गया। जैसे कि संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिसका नाम परिवर्तित किया गया, इसका नया नाम उत्तर प्रदेश रख दिया गया। उत्तर प्रदेश किया गया। पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था, लेकिन बाद में 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश किया गया। ऐसे ही 1969 में मद्रास का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। 1973 में मैसूर का नया नाम कर्नाटक रखा गया। 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम राष्ट्र राजधानी दिल्ली रखा गया। यह बदलाव 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा किया गया। 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। 2006 में ही पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी रख दिया गया और वर्ष 2011 में उड़ीसा का पुनः नामकरण करके ओडिशा के रूप में इसका नामकरण किया गया। तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे के लिए भी जो आगे के अध्याय नेक्स्ट वीडियो मैं आपको भेजूंगी तो वो भी आपको उम्मीद है समझ आएगी।